नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 4 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करेंगे, तो आज हम लोग चागोस आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि चर्चा में है बहुत ज़्यादा। और ब्रिटेन ने अपनी सॉवरेंटी छोड़ी है, उस पर जो उसका संप्रभुता था और जो उसका दावा था वो छोड़ दिया उसने, और मॉरिशस को उसने द्वीप को सौंप दिया है। ये देखेंगे 5 नए भाषाओं को भारत में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। 5 नए भाषाओं को कल कैबिनेट की बैठक हुई है तो उसको भी देखेंगे हम लोग। भारत सरकार ने 2 नई कृषि योजनाओं का शुभारंभ किया है जो अम्ब्रेला स्कीम होंगे। अम्ब्रेला स्कीम क्या होता है? जिस प्रकार से एक अम्ब्रेला के नीचे एक से ज़्यादा लोग कई बार खड़े हो जाते हैं, अम्ब्रेला का मतलब एक छत्र होता है, उसी प्रकार से कृषि को लेकर ये योजना है। इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं होंगी। मैंने आपको 2-3 बार अम्ब्रेला स्कीम बताया, जैसे प्रधानमंत्री जनमन योजना जो है ये भी एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके तहत में बहुत सारी योजनाएं शामिल हैं, 17 से ज़्यादा मंत्रालय शामिल हैं। उसी तरह का एक योजना भारत सरकार ने शुरू किया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा अगर संभव हो सके तो। और इसका MCQ भी मैं करवाता हूँ। MCQ का न्यूज़पेपर MCQ का अलग से प्लेलिस्ट ही है जिसमें 13 MCQ के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। कल मैंने 13वां वीडियो अपलोड किया था न्यूज़पेपर डिस्कशन के साथ। अगर आप उसके MCQ कर रहे हैं तो आपका करंट अफेयर का कंप्लीट तैयारी हो जाता है, PT और मेंस दोनों के रिगार्डिंग। साथ में बस आप एक मंथली मैगजीन कोई भी फॉलो कर सकते हैं। हमने भी मंथली मैगजीन दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च का दिया है और अगस्त का दिया है। बीच वाले जो मैगजीन है वो भी मैं जल्द ही दे दूँगा। तो मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर डिस्कशन और MCQ कंप्लीट करंट अफेयर आपको एक ही जगह से मिल जाता है, वो हमारा ही चैनल है। तो अगर आप जुड़ते हैं तो सही रहेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 71 BPSC को लेकर जो हमारा ग्रुप शुरू हुआ है उसमें 7th का ज्योग्राफी चल रहा है। अगर आपको उत्तर लेखन सीखना हो कि कैसे की जाती है तो ज़रूर जुड़िएगा। 71 में एक में GS1 भी शुरू किया है मैंने, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको GS1 GS2 का आंसर राइटिंग करना हो निबंध लेखन के साथ में तो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन में पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा है। मुख्य रूप से अपने लिए एक मॉरिशस और ये जो चागोस आइलैंड है ये क्या है, क्या इसका इतिहास रहा है, किस प्रकार से भारत ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यहाँ पर एक डिएगो गार्सिया भी है, जिसको डिएगो गार्सिया जो है उस पर अमेरिका नौसेना का, अमेरिका के वायुसेना का बहुत बड़ा अड्डा है। अमेरिका सेना का ही है, वहाँ पर अमेरिका की सभी प्रकार की सेनाएं रहती हैं। हिंद महासागर पर कंट्रोल करने के लिए डिएगो गार्सिया जो है सबसे ज़्यादा रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट लोकेशन पर स्थित है। तो डिएगो गार्सिया पर तो अमेरिका रहेगा ही, लेकिन इस डील में ये कहा गया है कि ब्रिटेन जो है वो चागोस आइलैंड, जिसका भाग है डिएगो गार्सिया, चागोस का ही भाग है डिएगो गार्सिया, डिएगो गार्सिया पर अमेरिका का प्रभुत्व बना हुआ रहेगा इस सेंचुरी के अंत तक। अगले 99 वर्षों के लिए या अगले जो भी वर्ष बचे हैं उसके लिए अमेरिका का प्रभुत्व उस पर बना रहेगा, अमेरिका का सैन्य अड्डा रहेगा। लेकिन चागोस आइलैंड के और भी जो द्वीप हैं वो सब के सब मॉरिशस के क्षेत्राधिकार में आ जाएंगे। भारत सरकार ने मॉरिशस को लेकर काफ़ी बड़ा काम किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोर्स इन न्यू दिल्ली सेड इंडिया प्लेड ए क्वाइट बट इम्पॉर्टेंट रोल इन द बैकग्राउंड। भारत सरकार ने पृष्ठभूमि पे बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि हम चाहते थे कि मॉरिशस हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मित्र है और भारतीय मूल के लोग ही वहाँ पर रहते हैं। हम चाहते थे कि मॉरिशस को उसका सॉवरेनिटी मिल जाए। भारत सरकार ने कल जो बयान दिया है उसमें ये कहा है कि मॉरिशस को अब जाके फ्रीडम मिला है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। भारत सरकार का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किस उद्देश्य के लेकर? क्योंकि ब्रिटेन ने अब जाके अपनी संप्रभुता छोड़ी है जिस पर उसने कब्जा किया हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में भी ये विवाद का कारण रहा है और अब जब ब्रिटेन ने मॉरिशस को ये द्वीप सौंप दिया है तो मॉरिशस ने इसका एक हिस्सा डिएगो गार्सिया अमेरिका के पास रहने दिया है, क्योंकि हिंद महासागर में चीनी प्रभुत्व को काउंटर करने के लिए अमेरिका का यहाँ पर रहना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1971 के युद्ध में हमारे लिए बहुत ही बड़ा संकट बन गया था। ये डिएगो गार्सिया जो द्वीप है ये बहुत ज़्यादा संकट का कारण बन गया था, क्योंकि हमारे लिए इस चीज़ के कारण से टेंशन बन गया था कि अमेरिका डिएगो गार्सिया से भारत पर अटैक कर सकता था पाकिस्तान के पक्ष को लेकर।
इसलिए ये हमारे लिए उस समय क्या था, रणनीतिक रूप से बड़ा ही खतरनाक लोकेशन था। लेकिन अब चूंकि अमेरिका और भारत के रिलेशन एक हैं, हमारे कॉमन शत्रु भी हैं चीन, तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ही। उम्मीद ये किया जा रहा है कि भारत भी यहाँ पर सैन्य बेस वगैरह बना सकता है। देखिए आगे क्या क्या होता है। इस न्यूज़ को हम लोग डिटेल में समझते हैं ज़रा कि क्या है ये, उसके बाद हम लोग आगे के न्यूज़ पर चलेंगे। चागोस द्वीप इसको कहा जाता है बंधुओं, चागोस द्वीप कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा एक चीज़, यहाँ पर क्या है तो लक्षद्वीप, ध्यान से सुनिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का ठीक देशांतर आप नीचे खींचेंगे तो यहाँ पर मालदीव दिखेगा, आपको मालदीव दिखेगा। उससे ठीक नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा चागोस आइलैंड, चागोस द्वीप समूह, आर्कीपेलगी भी इसको कहा जाता है। ये द्वीप समूह है पूरा का पूरा। इस पर पहले किसका अधिकार था, ब्रिटेन का था। ब्रिटेन ने अमेरिका को दिया हुआ था उसका एक हिस्सा, जिसको डिएगो गार्सिया नाम दिया था। इतनी बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सवाल पूछा जाएगा, इससे में से पूछ सकता है आपसे। चागोस द्वीप समूह, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चागोस द्वीप, पहले बासस डी चागास और बाद में तेल द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब यही पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा तेल द्वीप कहाँ पर स्थित है भाई, हिंद महासागर में है। 7 एटोल का एक समूह है, छोटे छोटे 7 एटोल बने हुए हैं, उन्हीं का एक समूह है। इसमें 60 से ज़्यादा द्वीप शामिल है जो हिंद महासागर में स्थित है। यह लगभग 310 मील 500 किलोमीटर मालदीव द्वीप समूह के दक्षिण तक फैला हुआ है। मालदीव को अगर आप देखेंगे तो उसके सौदर्न हिस्से तक ये फैल के आया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैपिंग करवाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए, आपसे पूछा जाएगा इसका मैपिंग। 18वीं शताब्दी मॉरिशस के अनुसार यह चागोस द्वीप समूह को अपने क्षेत्र का एक हिस्सा मानता है, जब तक कि वर्ष 1965 में यूके ने मॉरिशस से चागोस द्वीप समूह को नहीं छीना था। 1965 में छीन लिया इससे। इसके अलावा इस क्षेत्र में सेशेल्स से डेसरोचेस, फारकहर और अल्द्राबा के द्वीपों को ब्रिटिश हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थापित करने के उद्देश्य से ले लिया गया था। ब्रिटेन ने ये जो सारे द्वीप हैं, डेसरोचेस पूछ सकता है, डेसरोचेस, तेल द्वीप और फारकहर, ये चर्चा में रहे हैं, ये क्या है ये पूछ सकता है। ये कहाँ पर स्थित हैं, ये तो हिंद महासागर में स्थित हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अंत में जून 1976 में यूनाइटेड किंगडम ने सेशेल्स की स्वतंत्रता फिर से हासिल हुई यूनाइटेड किंगडम से, और डेसरोचेस, फारकहर और अल्द्राबर को द्वीप को ब्रिटेन को वापस कर दिया गया, को ब्रिटेन द्वारा वापस कर दिया गया। सेशल्स जो है, सेशल्स एक देश है, सेशल्स देश का नाम आपने सुना होगा, वहीं बगल में ही है, उसको इन तीनों द्वीप को वापस कर दिया गया। तो इन तीनों द्वीप का भी नाम ध्यान में रखिएगा, क्या है तो डेसरोचेस फारकहर नाम है, और अल्दाब्रा ये द्वीप का नाम है। ये 3 द्वीप हैं जो सेशल्स के हैं। लेकिन ब्रिटेन ने चागोस जो है वो मॉरिशस को वापस नहीं किया था, अब उसने वापस कर दिया है मॉरिशस को। नवंबर 1965 में यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह के द्वीपों को विदेशी क्षेत्र घोषित कर दिया। 1968 में जब मॉरिशस को ब्रिटेन से आज़ादी मिली तो यूके ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस का विचार छोड़ दिया और नहीं दिया उसको वापस। अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय में दायर याचिकाओं में किए गए दावे के अनुसार इसमें रक्षा मानदंडों के लिए हिंद महासागर कुछ विशिष्ट द्वीपों का उपयोग करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए द्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका को समायोजित करने और उसको यहाँ पर लाया ब्रिटेन बुला करके, और उसको इस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो था, इस पूरे द्वीप समूह का जो द्वीप समूह है पूरा, इसका सबसे बड़ा जो आइलैंड था जिसका नाम था डिएगो गार्सिया, ये किसको दे दिया तो उसने तो अमेरिका को दे दिया। पूरा किस्सा आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच सबसे बड़े सैन्य अड्डे का संचालन का स्थल हिंद महासागर में कौन सा है तो डिएगो गार्सिया है। इसके अलावा 2000 के दशक में इराक और अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले हमले के लिए चागोस द्वीप अमेरिका के लिए सैन्य अड्डा रहा। अफगानिस्तान और इराक में जो अमेरिका ने अटैक किया ना, उसमें सारा यहीं इसी बेस से उड़ कर उसने अटैक किए थे, सबसे ज़्यादा इसी बेस का उपयोग किया था उसने। स्वतंत्रता और स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद मॉरिशस का अगला कदम यूके को अपने रक्षा कार्यों के लिए चागोस द्वीप समूह को उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव था, जिसके बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका में चीनी आयात कोटा बढ़ाया जाएगा। यह प्रस्ताव मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को विकसित और बढ़ावा देने की नींव पर रखा गया था। हालांकि इस प्रस्ताव को ब्रिटेन ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अमेरिका चागोस द्वीप का उपयोग करने के बावजूद किसी अन्य संधि में भाग नहीं ले सकता है। ब्रिटेन ने यह कहते हुए कि यह एक द्विपक्षीय मामला, इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के मॉरिशस के उद्देश्य को नज़रअंदाज करने के लिए कई प्रयास किया था, और बाद में इस चीज़ पर फैसला भी आया कि ये द्वीप समूह जो है ये मॉरिशस को मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया। अब जाकर ब्रिटेन ने इसको क्या किया है तो सॉवरेनिटी सौंप दी है।
पृष्ठभूमि पर पुनः विचार। ब्रिटिश उपनिवेशवाद। मॉरिशस ने 19वीं शताब्दी में चागोस द्वीप समूह पर शासन किया था। 1988 मॉरिशस को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ये सारे फैक्ट मैंने ऊपर भी बताया आपको। इसे यूके की सरकार द्वारा BIOT कहा जाता था। BIOT का विस्तारित शब्द ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र है। ब्रिटिश इंडियन और ओशियन टेरिटरी। BIOT कहा जाता था किसको? तो चागोस को। चागोस वासियों ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और लंदन पर चागोस द्वीप के निवासियों को प्रवेश से रोकने एक अवैध कब्जा का आरोप भी लगाया। किसने? तो चागोस के लोगों ने। 1968 में USA का आदेश पर यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह के द्वीप निवासियों चागोस द्वीपवासियों, जिन्हें पहले इलोइस के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था यहाँ के लोगों को? इलोइस को निष्कासित करने का अभियान शुरू कर दिया। कितने बड़े बड़े पाप किए इन विकसित देशों ने, आप उसका देख ही सकते हैं। 17 अप्रैल 1973 को जबरन निर्वासन और पेरोस बानहोस एटोल की निकासी हुई। जबरन वहाँ से लोगों को भगा दिया। अमेरिका के कहने पर ब्रिटेन ने ये काम किया। मॉरिशस द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन निम्नलिखित पर अपना कब्जा बनाए रखने का प्रयास किया। इन सभी पर उसने अपना कब्जा रखने को कहा, लेकिन ICJ ने कहा, कौन है ICJ? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो उसने कहा कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को वापस दे देना चाहिए और अभी ब्रिटेन ने इसको हस्तांतरित कर दिया है। इस पूरे पृष्ठभूमि को ध्यान में रखिएगा। मैं आपको इसका लोकेशन दिखा देता हूँ। लोकेशन देखिए, फिर भारत के लिए महत्व में 1-2 पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे, फिर इस टॉपिक को एंड करेंगे। देखिए, यही है इसका लोकेशन, आपको दिख रहा होगा। ये भारत है, ये श्रीलंका है, ये माले है, मालदीव की कैपिटल है माले, और यहाँ पर आपको चागोस दिखेगा। ये है डिएगो गार्सिया, ये है मॉरिशस, ये सेशल्स है, ये रियूनियन आइलैंड है और ये कोकोस आइलैंड है। कृपया इन आइलैंड को ध्यान में रखें। हिंद महासागर में स्थित ये प्रमुख रणनीतिक रूप से इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर सारे के सारे स्थित हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यहाँ पर डिएगो गार्सिया जो अमेरिका का बेस है, मॉरिशस से अगर एक छोटा सा आइलैंड हमें भी प्राप्त हो जाए तो हिंद महासागर में हमारी पकड़ जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। भारत सरकार इसके लिए अभी बहुत मेहनत किया है उसने, ताकि ब्रिटेन जो है वो इस आइलैंड को, मॉरिशस को वापस कर दे। अब कर दिया गया है, आगे देखिए क्या होता है। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप का रणनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह द्वीप अपनी भौगोलिक स्थिति और चक्रवातीय क्षेत्र से बाहर है। विषुवत के आस पड़ोस में चक्रवात नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोरियोलिस बल का अभाव होता है। तो भौगोलिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इसको, और स्ट्रैटेजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विदित हो कि अमेरिका ने डिएगो गार्सिया से सैन्य बेड़े का इस्तेमाल इराक अफगानिस्तान युद्ध में बहुतायत से किया था। भारत के लिए डिएगो गार्सिया में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी तब खासा सिरदर्द साबित हुई थी जब 1971 में पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका खुल्लम-खुल्ला आ गया था और रूस ने हमारा समर्थन किया था। तो हमारे लिए एक सिरदर्द बना हुआ रहता था डिएगो गार्सिया। लेकिन अब हमारे रिलेशन अभी तो अच्छे हैं, अमेरिका कुछ कह नहीं सकते कब रिलेशन ख़राब हो जाएँ। ब्रिटेन का कहना है चागोस द्वीप समूह का मुद्दा वहाँ के रहने वाले लोगों के अनुसार तय होना चाहिए, न कि मॉरिशस या किसी अन्य देश की इच्छा के अनुसार। जबकि मॉरिशस कहता है ये तो हमारा ही है। मॉरिशस ने बोला कि वहाँ के लोग जो हों तो हमारे ही हैं, है ना। तो अब इस पर फैसला आ गया है और ब्रिटेन ने अब इसको सौंप भी दिया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे भारत में वैवाहिक बलात्कार भी देखेंगे। मैरिटल रेप जिसको कहा जाता है, क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार ने पहली बार कुछ स्टैंड लिया है। तो पहले न्यूज़ देखिए, फिर हम लोग इस चीज़ पर आएंगे। देखिए क्या है न्यूज़। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि मैरिटल रेप जो है इसको क्राइम अभी हम नहीं मानेंगे। इन्होंने बोला कि बहुत जल्दबाजी होगा इसको क्राइम मानना। उन्होंने बोला है, गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने क्या बोला है कि हस्बैंड सर्टनली डज नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट टू वायलेट द कंसेंट टू द वाइफ। मतलब कि हस्बैंड के पास इस तरह का कोई अधिकार तो नहीं है कि महिलाओं के मूल अधिकार का और इस तरह की चीज़ों का हनन करे, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगा कि मैरिटल रेप का हम क्राइम में डाल दें। मैरिटल रेप क्या होता है? वैवाहिक रेप होता है, बलात्कार होता है। वैवाहिक संबंध में बंधे हुए दो लोगों के बीच में बलात्कार का अगर इंसिडेंट होता है तो उसको क्या कहा जाता है? मैरिटल रेप कहा जाता है। बलात् का मतलब ये होता है ज़बरदस्ती, बलात् श्रम होता है। उसी प्रकार से बलात्कार भी होता है जिसमें बिना आपकी इच्छा के बलात्कार होता है। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने पहली बार ये एडमिट किया है, पहली बार बोला है कि इसको क्राइम में नहीं रखना चाहिए। क्राइम में रखना भी बहुत जल्दबाजी होगी और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और इसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा।
दुनिया के देशों में क्या इसका इतिहास है, क्या अभी वर्तमान में कितने देश ऐसे हैं जो इसको क्राइम मानते हैं, भारत के विधि आयोग ने क्या बोला है, भारत में कोई आयोग बनाया गया था उसने क्या बोला है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। ये एथिक्स का भी बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस पर आपका क्या मानना है वो भी ज़रूर बताइएगा। गवर्नमेंट ने बोला है कि एफिडेविट दिया है कि इसको क्राइम नहीं मानना चाहिए। हालांकि पुरुषों के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वो वैवाहिक संबंध होते हुए बलात्कार करें, लेकिन इसको क्राइम अभी नहीं माना जाना चाहिए। बहुत सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। लिखते समय बोलते समय भी थोड़ा सा सेंसिटिव होकर बात करना सही रहेगा। एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, यूपीएससी ने पूछा है, आपसे ही पूछा जाएगा। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था इसको एक बार, पिछले वर्ष किया था, इस साल तो नहीं किया है। क्यों किया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसमें मुद्दा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको क्राइम माना था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको क्राइम माना था, सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार गवर्नमेंट ने एफिडेविट देकर जो बात बताई है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो ज़रा इसको देखते हैं कि क्या है ये मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर क्या बोलती है वो तो देखेंगे ही हम लोग समय के साथ में, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट रखा है। तो ज़रा हम इस मुद्दे को समझ लेते हैं कि क्या है ये। देखिए, भारत सरकार ने जो एफिडेविट दिया उसमें ये भी बोला है कि भारत में विवाह एक संस्था होती है, जिसमें इस तरह की चीज़ों को डिफाइन कर पाना भारत सरकार के लिए, किसी भी जाँच एजेंसी के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और इसके दुरुपयोग की भी प्रबल संभावना जताई जा रही है। और इसको डिफ़ाइन किस प्रकार से किया जाएगा, इसको लेकर ही बहुत ज़्यादा मुश्किल उत्पन्न हो रही है। भारत सरकार ने बोला है कि भारत में विवाह एक संस्था होती है। तो विवाह अगर एक संस्था होती तो उसमें इस तरह की चीज़ों की जगह भी तो नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। भारत उन 34 देशों में से एक है जिसने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में अपने फैसले में कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इसको अपराध माना जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी केस है, भारत सरकार ने पहली बार अभी एडमिट किया एफिडेविट देकर कि ये इसको हम अपराध नहीं मानते हैं। वैवाहिक बलात्कार भारतीय कानून क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड जो है कि धारा 375, अब ये भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। इसमें उन कृत्यों को परिभाषित करती है जो एक पुरुष द्वारा किए गए बलात्कारी परिभाषा करते हैं। हालांकि अपवाद 2 अपवादों को भी निर्धारित करता है यह प्रावधान। वैवाहिक बलात्कार को अपराध मुक्त करने के अलावा यह उल्लेख करता है कि चिकित्सा प्रक्रियाओं या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा। धारा 375 का अपवाद 2 में कहा गया कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन कृत्य यदि पत्नी के उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है तो बलात्कार नहीं माना जाता है। ये भारत सरकार का एक्ट में कहा गया है। ये मैंने आपको एक्ट का प्रावधान समझा दिया है। घरेलू हिंसा अधिनियम जो है 2005 या लिव इन या विवाह संबंधी किसी प्रकार के यौन शोषण द्वारा वैवाहिक बलात्कार का संकेत देता है। हालांकि ये केवल नागरिक उपचार प्रदान करता है। भारत वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों के अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई तरीका भारत में मौजूद नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने बोला कि अपराध हम इसको नहीं मानते हैं। वीडियो हो सकता है देर से जाए क्योंकि कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसके कारण से यूट्यूब चेक करेगा इसको। सर्वोच्च न्यायालय सितंबर 2022 में वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के उद्देश्यों के लिए बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार को शामिल किया जाना चाहिए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट आया था उस समय, उसमें उसने कहा था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के उद्देश्य के लिए बलात्कार की परिभाषा में मैरिटल रेप को भी शामिल करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा था। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको सरकार का पक्ष, सुप्रीम कोर्ट का पक्ष, भारत के विधि आयोग का पक्ष और न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति, बहुत फेमस है ये समिति, इस समिति का पक्ष आपको रखना पड़ेगा। फिर जाकर अपना पक्ष रखेंगे। अपना पक्ष सबसे अंत में रखना होता है क्योंकि आपसे जो बड़े हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, इनकी वैधानिकता थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए पहले इनका पक्ष रखिए, फिर अपना आप पक्ष रखिए और फिर सवाल को एंड कीजिए लिखते हुए। इस प्रकार से उत्तर लेखन शुरू से अंत तक किया जाता है। भारत का विधि आयोग ने क्या बोला था? 2000 में भारत के विधि आयोग द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपवाद को हटाने की आवश्यकता को खारिज कर दिया था। यौन हिंसा भारतीय कानून सुधार के कई प्रस्ताव विचार करते हुए इसको खारिज कर दिया था और बोला था कि इसको भी अपराध में आपको शामिल करना चाहिए। न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, इससे संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट समिति जो है वो यही है। 2012 में न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति को भारत के बलात्कार कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश करने का काम सौंपा गया था, जबकि इसकी कुछ सिफारिशों ने वर्ष 2013 में पारित आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम का आकार देने में मदद की। वैवाहिक बलात्कार सहित कुछ अन्य सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। JS वर्मा समिति ने भी बोला था कि इसको आपको अपराध मानना चाहिए।
निर्भया केस के बाद इसको गठित किया गया था और उसके बाद इसने कुछ रिकमेंडेशन किए थे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और स्थिति क्या है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर अगर देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र ने देशों में कानून में व्याप्त खामियों को दूर करके वैवाहिक बलात्कार को समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि घर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, घर महिलाओं के लिए घर भी सुरक्षित नहीं है। अभी भारत में भी जितने भी केस आते हैं उसमें 85% ज़्यादा जो रेप वगैरह केस होते हैं, मोलेस्टेशन के होते हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा किए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने भी यही कहा था। और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा ये ऐसे देश हैं जहां पर दंड का प्रावधान है इस चीज़ को लेकर। भारत में भी जो प्रगतिशील समाज है वो इसको बोलता है कि भाई इसको आप दंड के रूप में घोषित कीजिए, लेकिन भारत सरकार को भी पता है कि भारत का अधिकांश हिस्सा जो है वो अभी प्रगतिशील नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है और इसके दुरुपयोग की भी प्रबल संभावना है। तो आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा, बाकी इस पर क्या करना चाहिए सरकार ही सोचे। मैं इस पर अपनी तरफ से तो कुछ कमेंट करने वाला हूँ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जो है भारत के 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं 2024 और मानदंड वगैरह क्या है, कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आपसे। मराठी, बंगाली, बांग्ला भाषा होता है, बंगाली भाषा नहीं है, बांग्ला भाषा है, बांग्ला भाषा है, बंगाली भाषा नहीं है। मराठी, बंगाली, उसके बाद से कौन कौन से देखिए, पाली, प्राकृत, असमीज जो असमिया भाषा है। तो ये जो 5 लैंग्वेज हैं, इन पाँचों को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। पहले 6 लैंग्वेज थे, अब 5 हो गए, टोटल 11 भाषाएं हो गई। भारत में शास्त्रीय भाषा कहा जाता है, इंग्लिश में क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। इनको क्या है ये भी देखेंगे, लेकिन सारे के सारे 11 के 11 आपको याद होने चाहिए। दक्षिण भारत की सभी भाषाएं प्लस हिंदी, और उत्तर भारत में कौन सा हो गया आपका, एक असमीज हो गया, नॉर्थ ईस्ट का ले लीजिए, और बांग्ला भाषा नॉर्थ इंडिया का ले सकते हैं। बाकी संस्कृत है, नहीं तो सारी के सारी मैक्सिमम जो है वो आपका दक्षिण का ही है। बाकी पाली और प्राकृत ये तो बहुत पुरानी भाषाएं हैं। भारत सरकार ने अपने हाथ में मौजूदा गणना रिपोर्ट के आधार पर मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली को श्रेष्ठ भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है 5 और भाषाओं को, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बांग्ला भाषा को। बंगाली बार बार लिख रहे हैं न्यूज़ वाले। यह निर्णय भारत की भाषाई विविधता को सम्मानित करने और उनकी साहित्यिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है और ऐतिहासिक निर्णय था ये। अब ज़रा हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या इसका प्रावधान होता है। शास्त्रीय भाषाएं प्राचीन स्वतंत्र परंपराएं हैं जिनमें समृद्ध प्राचीन साहित्य हैं जो विभिन्न साहित्यिक शैली, विधाओं, दार्शनिक ग्रंथों को प्रभावित करती हैं। 2004 में, कब से, 2004 में आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, पहले संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला या तमिल को मिला? संस्कृत को पहले मिला या तमिल को मिला? देखिए क्या है ये। 2004 में भारत सरकार ने प्राचीनता, साहित्यिक समृद्धि और विशिष्टता जैसे मानदंडों को पूरा करने वाली भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी। 2004 से शुरू हुआ है। क्या ये संविधान का हिस्सा है? नहीं, संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं है। संविधान में हमारे अष्टम सूची में ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 22 भाषाएं हैं, लेकिन ये क्लासिकल लैंग्वेज हैं जो कल्चरल दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। तो कौन सा मंत्रालय होगा? सांस्कृतिक मंत्रालय होगा, कल्चरल मंत्रालय जो है हमारा। भारतीय भाषाओं में वर्तमान में तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को सबसे लेटेस्ट शामिल किया गया था। वर्तमान में बांग्ला, मराठी, पाली, प्राकृत जो भाषा है वो, और असमिया, इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इन आधारभूत स्तंभों को संरक्षित करने बढ़ावा देने भारत सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में है। शास्त्रीय भाषा का अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करती है। अब केवल इनको दर्जा ही नहीं देती है, बल्कि इन भाषाओं में साहित्य और इनका जो समृद्ध इतिहास है उसको संरक्षित भी करती है, उसको प्रमोट भी करने का काम करती है भारत सरकार की कल्चरल मिनिस्ट्री और उसके अलग अलग विंग। यह पहल आज के भाषाई प्रदेश में शास्त्रीय भाषाओं की अस्थायी प्रासंगिकता का संरेखित करती है और भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के प्रति गहरी प्रशंसा को मजबूत करती है। ये ट्रांसलेटेड हिंदी है, इसलिए इस भाषा में लिखा हुआ है। शास्त्रीय भाषा कौन कौन से थे? तो तमिल थे। सबसे पहले तमिल शामिल हुआ था, बाद में संस्कृत शामिल हुआ था।
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 अतिरिक्त भाषाओं पाली, फारसी और प्राकृत में साहित्य के कार्यों के संरक्षण को भी अनिवार्य किया गया, जिससे कुल मिलाकर शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब 11 हो गई है। तमिल, सबसे पहले लिपि परिवार तमिल ब्राह्मी उत्पन्न। साहित्यिक इतिहास 2000 वर्ष से अधिक का है। हम लोग संगम इतिहास पढ़ते हैं। संगम काल 3 संगम है, जिसमें शिल्पाधिकारम, मन्नी मेखले और कई सारे हमें प्रमुख कृतियाँ मिलती हैं तमिल की। उल्लेखनीय कार्य तिरुकुरल, तोलकपियम, एट्टूथोगई, परिथुपत्थु, पंथी नेकल शिल्पाधिकारम नाम है इसे। मन्नी मेघलाई को मन्नी मेखले कहते हैं हम लोग हिंदी भाषा में। मलयालम, सिंहल, दक्षिण पूर्व एशियाई भाषाओं जैसे अन्य भाषाओं के विकास को भी प्रभावित किया किसने? तो तमिल ने। भारत की 2 प्रमुख भाषा, एक संस्कृत बहुत पुरानी है और दक्षिण में तमिल बहुत पुरानी है, दोनों समकालीन मानी जाती है। संस्कृत लिपि परिवार ब्राह्मी उत्पन्न देवनागरी। साहित्यिक इतिहास 3000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। उल्लेखनीय कार्य वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल बहुत समृद्ध है ये। हिंदी भाषा, मराठी, बांग्ला, इंडो आर्यन भाषा जितने भी हैं उत्तर भारत की भाषाएं, और सबका जन्म संस्कृत से संबंधित है। भारतीय दर्शन और विश्व दृष्टि पर मजबूत छाप हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को आकार इसी भाषा ने दिया है। कन्नड़ प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी उत्पन्न है। साहित्यिक इतिहास 1500 वर्ष से अधिक है। उल्लेखनीय कार्य वचन साहित्य, वसव पुराण, सूर्य सिद्धांत, चामुंडा राय पुराण, कवि राजमार्ग, ये सब इसमें प्रमुख साहित्य हैं इसके। तेलुगु, कोंकणी, तुलु जैसे भाषाओं के विकास को प्रभावित किया है। तेलुगु ये ब्राह्मी उत्पन्न माना जाता है। लिपि कौन सा? तो ब्राह्मी। 1000 वर्ष से अधिक पुराना इतिहास है। तेलुगु भागवतम, रंगनाथ रामायण, आंध्र महाभारतम, तेलुगु यानी कि आंध्र प्रदेश का हो गया, वेमना सातकम, सुमति सातकम और भी कई सारे कृति हैं जो इसमें रचे गए हैं। मलयालम का भी ग्रंथ से प्रभावित ब्राह्मी उत्पन्न ही है माना जाता है इसको, और 1300 वर्ष पुराना इतिहास है इसका। वजहपल्ली, कॉपर प्लेट ग्रांट, रामचरितम और भी कई सारी इसमें किताबें लिखी गई हैं। आधुनिक मलयालम लिपि ग्रंथ और कोलेझट्टू वर्णमाला से विकसित हुई है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है पीटी में, बड़ा कठिन हो जाएगा। फिर ओडिया आ जाता है, इसको सबसे लास्ट में शामिल किया गया था। अब जो शामिल किया गया 5 भाषाएं, उससे पहले इसी को शामिल किया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। ओडिया के भी जैसे पंचसखा लेखन और भी कई सारी किताबें हैं, इसका नाम ध्यान में रखिएगा। किस आधार पर किसी को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया जाता है? तो मानदंड देखिए क्या है। 2014 में सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत में किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए थे। ये मानदंड कि आपको याद होना चाहिए, निसंदेह याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ये उत्तर लेखन में तो कम पूछेगा, उम्मीद कम है, लेकिन पीटी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ये भाषा का 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना इतिहास और साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। साहित्य का विशाल भंडार होना चाहिए। प्रतिष्ठित साहित्यिक विरासत होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषा से प्राप्त ना हो, यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से कोई कॉपी वॉपी नहीं किया हो। अलगाव, शास्त्रीय भाषा उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विसंगति हो सकती है, यह देखते हुए कि शास्त्रीय भाषा साहित्य आधुनिक से अलग है, इसलिए भी एक मानदंड के रूप में इसको भी रखा गया है। इस पूरे चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम से ठीक पहले भारत सरकार ने चेंज किया है, तो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, इसकी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हम लोग। अगला टॉपिक है कि बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया साइन पैक्ट टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेड। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर पैक्ट को साइन किया है, जिसमें क्या है कि नेपाल अपने अधिक जो बिजली उत्पादन करेगा, शेष बिजली उत्पादन जो करेगा, जैसे मान लीजिए नेपाल को 100 मेगावाट बिजली चाहिए, लेकिन नेपाल में पावर ग्रिड के लिए बहुत सारे पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ पर हिमालयी राज्य है, वो हिमालयी देश है और उसके पास में कई सारी नदियाँ हैं, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के द्वारा बिजली बड़े स्तर पर उत्पादित करता है। तो 100 मेगावाट उसको चाहिए, लेकिन उस उत्पादन कर लिया 300 मेगावाट। तो एक्सेस बिजली क्या कर सकता है? वो बांग्लादेश को बेच सकता है, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश की सीमा तो लगती है नहीं। तो नेपाल क्या करेगा? नेपाल ने क्या किया,
भारत का ग्रिड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत के जो बिजली की तारें हैं, उसका उपयोग करके बांग्लादेश को बिजली बेचने के लिए इस पैक्ट को साइन किया है। इसमें जो अपना एक्सेस बिजली होगा उसका वो बांग्लादेश को बेच सकता है। बाकी इसके बारे में पैसा वैसा नहीं पूछा जाएगा आपसे, और बस ये ध्यान में रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा नेपाल से बांग्लादेश को। मुजफ्फरपुर जो बिहार में है, धालकेबर मुजफ्फरपुर 400 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है, केवी का, किलोवोल्ट का क्या है तो ट्रांसमिशन लाइन है, बिजली का लाइन है। और मुजफ्फरपुर में ही मीटरिंग पॉइंट भी स्थापित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर, नेपाल से मुजफ्फरपुर, और वहाँ से फिर बांग्लादेश के लिए सप्लाई किया जाएगा। इस छोटे से न्यूज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है कि हाल ही में किन 3 देश, दक्षिण एशियाई देशों ने बिजली को ट्रांसफ़र को लेकर पैक्ट साइन किया है, तो इन तीनों का नाम आ जाएगा। तो ये ध्यान में रख सकते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से होते हुए गुजरेगा ये लाइन, और मीटरिंग पॉइंट मुजफ्फरपुर ही होगा, जिसमें भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नेपाल का बिजली होगा और ख़रीदार बांग्लादेश होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर इनिशिएटिव ब्राउट अंडर न्यू स्कीम स्टेट टू इम्प्लीमेंट देम। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक अम्ब्रेला स्कीम भारत सरकार बना रही है। कौन से? तो भाई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY एंड कृषोन्नति योजना, कृषोन्नति इसमें कहा गया है, तो कृषि उन्नति योजना KY इसको कहा गया है, विथ प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ 1,01,321 करोड़ रुपए का अम्ब्रेला स्कीम होगा, जिसमें सेंटर का जो शेयर है वो होगा करीब में 70 लाख करोड़ का होगा, 70 लाख करोड़ का होगा, और राज्य का जो होगा ये 32,232 करोड़ के आसपास का होगा। इसमें एक सेंटर और राज्य मिलकर इसको एक अम्ब्रेला स्कीम के तौर पर रखेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लेकर 50,074.72 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। तो ये PIV का इन्फॉर्मेशन ज़रा हम लोग ध्यान से इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है ये योजना और कौन कौन सी योजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि विकास, क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत में, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत में कौन कौन सी योजना को शामिल किया गया है, इसको ज़रा हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या है, PIB से मैंने उठाया है पूरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने हेतु कृषोन्नति स्कीम, जिसको क्या कहा गया, कृषोन्नति योजना KY उसको कहा गया है, इन दोनों का शुभारंभ किया है, मंजूरी दे दी है। राज्य को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में धन को फिर से आवंटित करने की छूट भी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन दोनों को हरी झंडी दी है और दोनों के लिए पैसा भी एलोकेट किया है। कृषि योजना का अधीन युक्तिकरण हेतु कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को लेकर 1,01,321 करोड़ रुपए खर्चे किए जाएंगे। इसमें राज्य की भी भागीदारी होगी। इसमें कई सारी चीज़ें शामिल होंगी जो यहाँ पर लिखा हुआ, कई सारी योजनाओं के नाम आपको दिखेंगे। वहाँ इन योजनाओं को मिशन मोड में लिया गया है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, पाम ऑयल से संबंधित स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम, डिजिटल कृषि, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तिलहन के बीज, ये सारी योजनाएं इसमें शामिल होगी। और इन सभी योजनाओं को लेकर एक अम्ब्रेला स्कीम के तौर पर इसको शुरू किया गया है और इसमें सेंटर और राज्य दोनों की भागीदारी होगी। इसका क्या है, देखिए यहाँ पर विभिन्न योजनाओं के युक्तिकरण का कार्य किया गया है। दोहराव से बचने के लिए, सामंजस्य सुनिश्चित करने और राज्यों को सुदृढ़ता करने के लिए, जैसे एक ही मुद्दे को लेकर 2 जगहों से फंडिंग न प्राप्त हो जाए, 2 जगहों से पैसा न खर्च हो जाए, इसी दोहराव को रोकने के लिए अम्ब्रेला स्कीम शुरू किया गया है। कृषि की जो उभरती चुनौती है उसको एड्रेस करने के लिए, जैसे पोषण सुरक्षा, स्थिरता, जलवायु के अनुकूल, मूल्य श्रृंखला, इन सभी चीज़ों पर भी विचार किया गया है। इसको बनाते समय राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक रणनीतिक योजनाएं बनाने में भी इससे सक्षम होगी और अपने हिसाब से खर्चे कर पाएंगी। राज्यों के वार्षिक कार्य योजना को अलग अलग योजनावार AAP को मंजूरी देने के बजाय एक बार में ही अनुमोदित किया जा सकेगा, जिससे अलग अलग योजनाओं को लेकर उनके सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब एक ही बार में क्या हो जाएगा, सभी योजनाओं के लिए अनुमति मिल जाएगा उसको।
एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि PMRKYV में राज्य सरकारों को अपने राज्य की विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में धन को फिर से आवंटित करने की छूट दी जाएगी। किसी राज्य को किसी दूसरे योजना पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है तो अपने स्तर से इस चीज़ को कर सकते हैं। इसकी भी छूट इस योजना में शामिल की गई है। आपको परिव्यय तो मैंने पहले ही बता दिया कि लगभग 69,000 करोड़ रुपए सेंटर का है, राज्य का 32,000 करोड़ रुपए के आसपास है, और जो कृषि उन्नति स्कीम के लिए 57,000 करोड़ रुपए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, और 1 मिनट है, 1 लाख करोड़ में से एक चीज़ में मिस्टेक हुआ था यहाँ पर। 1 लाख करोड़ में से 57,074 करोड़ जो है ये प्रधानमंत्री RKVY जो योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके लिए रखा गया, और 44,276 करोड़ जो है ये कृषि उन्नति योजना के लिए KY के लिए रखा गया है। PMRKY में निम्नलिखित योजनाएं शामिल होंगी: मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी। ये सभी योजनाएं जो पहले थी ना, इन सभी को एक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत ले आए हैं। और परंपरागत कृषि विकास योजना और भी कई सारी योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि उन्नति योजना, जिसको KY कहा गया है, ये इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। आंसर राइटिंग से जुड़ना हो तो बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच आप सभी।